दोस्तों नमस्कार। आज हरिद्वार जाना हुआ। हरिद्वार में हर की पौड़ी और हर की पौड़ी में जहां पर अस्थि प्रभावित घाट है वहां पर जाना हुआ। लगातार बारिश हो रही थी, सुबह से लेके शाम तक। जा रहे थे तब भी बारिश, लौट रहे थे तब भी बारिश। जब हर की पौड़ी पे तब भी बारिश हो रही थी। लेकिन जो जानकारी मिली उसमें लोगों की कमी वहां पर बिल्कुल नहीं थी। हर दिन की तरह बहुत सारे बच्चे अपने मां की अस्थियों को प्रभावित करने आए थे। कोई पति अपनी पत्नी की, कोई बेटा अपने दादा की। तमाम तरह की परिस्थितियों के बीच संकट प्राकृतिक तौर पर जो भी हो, लेकिन ऐसी जगहों पर मौजूदगी जो अपने दर्द को समेटे हुए और अपने परिजनों की अस्थियों को हाथ में लिए हुए वहां मौजूद थे। कमोवेश सबको देख भी रहा था, कुछ से बात भी हुई। और इन परिस्थिति में पहली बार जो संवाद बना वो संवाद सिर्फ इस बात को लेकर था कि आप प्रकृति से लड़ नहीं सकते हैं। उस संवाद के आगे का संवाद था, प्रकृति से लड़ेंगे तो प्रकृति आपको खत्म कर देगी। और पहली बार, शायद पहली बार, मौके तो कई आए जब उत्तराखंड जाने की स्थिति में आया, उत्तरांचल लगातार घूमा भी, लेकिन पहली बार लोगों के मुख से सुना, अब उत्तरांचल खत्म हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लोगों की नाजुक स्थितियां हैं वह कुछ भी बेच सकते हैं। इन परिस्थितियों के बीच सवाल भ्रष्टाचार का नहीं, सवाल पूंजी का नहीं, सवाल उस मानसिकता का है जिसमें पूरी प्रकृति के बीच में रहने की ख्वाहिश है और रहने की ख्वाहिश के साथ बड़ी बड़ी सुरंगें खोदने की ख्वाहिश है। उन सुरंगों के आर पार जाने की सोच है। बड़े होटल हों, बड़े बिल्डर हों, उनके घर हों, सब कुछ तहस नहस और बड़े बड़े पत्थरों के बीच इतनी मोटी मोटी दरारें हैं जहां से गांव वाले अक्सर पैदल चलाए जाया करते थे। अब उन्हें डर लगता है कि कहीं उन पहाड़ों पर भी उनका पांव फंस ना जाए। जो हो रहा है उसमें पहाड़ लगातार गिर रहे हैं और उस पर मौजूद वृक्ष किसी तीलियों के समान है। माचिस की डिबिया में रखी तीलियों की तर्ज पर बड़े बड़े पेड़ों को ढहते हुए हर किसी ने देखा है। ऋषिकेश के आगे का रास्ता बेहद बुरी गत में है। यहां पर जिक्र आप टूरिज्म का अगर करते होंगे तो अब भूल जाइए। जो होटल्स थे वो खत्म हो चले, जो गाड़ियों की आवाजाही थी उन्हें बेहद नुकसान है। यानी इस पूरे इलाके में एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आधुनिक होने की सोच और सब कुछ पैसे से खड़ा करने की सोच ने कुछ ऐसी परिस्थिति में लाकर हालात को खड़ा कर दिया। हर कोई सिर्फ और सिर्फ त्रासदियों को देख रहा है और उस त्रासदी का अंश शायद फैलता चला जा रहा है। वो सिर्फ उत्तरांचल तक नहीं है, उसने हिमाचल को अपनी गिरफ्त में लिया है, उसने पंजाब को अपनी गिरफ्त में लिया है, हरियाणा को अपनी गिरफ्त में लिया है। यानी एक पूरी लंबी पट्टी जहां आप चलते चले जाइएगा उसमें जम्मू कश्मीर भी है और होते होते बात दिल्ली तक भी पहुंची है। और जहां पर सबसे ज्यादा पैसा डेवलपमेंट को लेकर लगाया जाता है वो दिल्ली से सटा गुरुग्राम है। इस बार का भी बजट 3,000 करोड़ से ज्यादा का है, लेकिन गुरुग्राम की तस्वीर डराने वाली है। सिर्फ सड़कों पर जमा पानी नहीं, बल्कि इस दौर में आधुनिक जीवन रफ्तार के साथ जीने के आदी लोग और शायद एक पूरी इकोनॉमी ही ऐसी खड़ी कर दी गई जिसमें आपके पास गाड़ी होगी, नीचे सड़क होगी, आप टोल दे पाने की हैसियत रखते होंगे, लेकिन सीवेज सिस्टम नहीं होगा, सिर्फ कंक्रीट होगा। शायद इसीलिए जो तस्वीर कल से निकल कर आ रही है वो इसलिए डरा रही है क्योंकि घर से निकले कब पहुंचेंगे कोई नहीं जानता है। पंजाब के 12 जिले, वो पठानकोट हो, वो फिरोजपुर हो, तमाम परिस्थिति में हरियाणा में घुसिएगा, वो हिसार हो, सिरसा हो, यमुनानगर हो, कुरुक्षेत्र हो, पंचकुला हो, भिवानी हो, तमाम जगहों पर सिर्फ और सिर्फ तबाही सा मंजर है। लोग प्रभावित हो रहे हैं।
इससे पहले बात रोजगार बेरोजगारी की होती थी, बात इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं होने की होती थी, लेकिन इस वक्त तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया जा रहा है वो अपनी आगोश में लोगों को ले रहा है। और शायद इसीलिए हर की पौड़ी में अस्थि प्रभावित घाट पर मौजूद लोग अलग अलग इलाकों से थे। वो राजस्थान से थे, वो हरियाणा से थे, वो पंजाब के बड़ी तादाद में लोग वहां पर मिले जो अपने परिजनों की अस्थियों को विसर्जित करने आए थे। कौन थे ये सारी परिस्थितियों को भोगने वाले लोग? भारत के नागरिक हैं। और इन परिस्थिति में किसी की आंख में आंसू, किसी के दिल के भीतर की भड़ास, किसी की जुबान, ऐसा कुछ लगा नहीं। लगा ऐसा जैसे सब कुछ एक सामान्य सी परिस्थितियों में हर कोई जी रहा है और इन सारी चीजों का आदी हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे इस देश के भीतर में अब जो स्थिति नई, जो भारत की विदेश नीति, कूटनीति और टैरिफ वार के जरिए बदली है, उसमें जितनी बड़ी तादाद में छोटी इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट से जुड़ी रहती थी, हमने एक आंकड़ा आपको कुछ दिनों पहले 30 लाख लोगों का दिया था। जो जानकारी आ रही है वो इसलिए हैरत अंगेज है कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के भीतर ही 20 लाख से ज्यादा लोगों के पास काम नहीं बचेगा। वो टेक्सटाइल का काम हो, वो लेदर का काम हो, अलग अलग इंडस्ट्रियों के भीतर की जो परिस्थितियां हैं वो डरा रही है। और हर परिस्थिति इसलिए डरा रही है क्योंकि सबको पता है कि इन परिस्थितियों में संघर्ष करें तो कैसे करें। रास्ता सरकार ने जो बनाया है और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के आश्रय चल रहे हैं उसमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्योंकि वहां एक परिजन से जो बातचीत हो रही थी, राजस्थान में सब कुछ खेती, हर किसान थे वो डूब गया। जो पंजाब से आए थे उनकी छोटी सी इंडस्ट्री थी, खत्म हो गई। जो उत्तर प्रदेश से आए थे, उत्तरांचल से सटा हुए इलाके से आए थे, रुड़की से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है, कुछ भी नहीं बचा इस दौर में। ऐसी परिस्थिति इससे पहले नहीं थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति भी पहली बार है इस देश में। जब आप एक तरफ लोगों की परिस्थितियों को देखते हैं और सोचना शुरू करते हैं, तब उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए राजनीतिक गालियों को अपने दिल पर लेकर, अपने साथ जोड़कर उस राजनीति को साधने निकल जाते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ उनका दर्द है, उनका मर्म है। सैकड़ों माओं की मौत के बाद उनके बच्चों को हर दिन आप इस हर की पौड़ी पर देख सकते हैं जो अस्थि विसर्जन करने पहुंचे हैं। और इस देश के भीतर तो राजनीति और उसके द्वारा दिया गया भाषण हर दिन हर कोई सुनता है और जानता है। गालियां अब सिर्फ पारंपरिक नहीं रही, बल्कि उनकी भी शैली बदल गई। वो कैसे खिलवाड़ करते हैं। पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया था और उनमें 70 महिलाएं भी थी जिनकी मौत हो गई। तकरीबन 650 किसान थे जिनकी मौत हो गई। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जिन परिस्थितियों में अपनी मां को याद करते हुए, ऐसे मौके पर जब यह देश के लगभग 16 प्रांतों में पानी ही पानी है, 6 प्रांतों में सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है उसकी तबाही का मंजर है, खुला मंजर है। और सरकार उस हिमालय की जमीन को बांधना चाहती है, अपने अनुकूल करना चाहती है, जिसे प्रकृति इजाजत देती नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सपने संजोए गए, सपने दिखाए गए, भारत विकसित होगा बताया गया। लेकिन चौथी बड़ी इकोनॉमी और तीसरी बड़ी इकोनॉमी की दिशा में इस सरकार से भी पूछिएगा, किसी एक आधुनिक शहर का नाम लीजिए, तो वो पहला नाम दिल्ली से सटे गुरुग्राम का लेगा। कल रात की तस्वीर गुरुग्राम की एक क्षण के लिए देख तो लीजिए।
सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की चमक, रात के अंधेरे में आसमान से बरसता पानी, जमीन पे लबालब पानी, मोटी कंक्रीट की सड़कें और उसको सीमेंट की सड़कों में बदलने का इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर का ऐलान, आधुनिकतम तकनीक के साथ कैसे सड़कें बनेंगी और उसके बाद जो गाड़ियां उस पर सरपट दौड़ेगी, उस पेट्रोल के भीतर भी एथेनॉल कैसे मिलाया जाएगा और इस देश की जनता वाह वाह करेगी। और शायद इस इकोनॉमी के भीतर का सच है क्या, कोई नहीं जानता है। कोई इसलिए नहीं जानता है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है इस देश में कितने गरीब हैं, नहीं पता है कितनों के पास गाड़ियां हैं, नहीं पता है इस देश में अब कितने लोगों की जेब की ताकत टोल वाली सड़कों पर रेंगने की इजाजत देती है, नहीं पता है कि कितने व्हाइट कॉलर उनकी नौकरियां कैसे किस रूप में चली गई और उन्हें नहीं पता चलेगा। वाकई इस देश के भीतर में लाखों नौकरियां सरकार की सिर्फ एक दृष्टि अमेरिका से हटकर चीन की तरफ गई, डॉलर से हटकर वह रूबल देखने लग गई। एक झटके में एससीओ की बैठक हो गई और उस बैठक के आसरे खुद को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर मान्यता देने के लिए खुद ही आगे आ गए। उस देश के भीतर की हकीकत क्या है कोई नहीं जानता है, क्योंकि 2021 में जो सेंसस सामने आना चाहिए था, यानी इस देश की जनसंख्या जो गिनी जाती है, उसके जो सामाजिक आर्थिक पहलू होते हैं वो सामने आते हैं, वो नहीं आया और आज तक शुरू भी नहीं हो पाया है। 2025 आ चुका है, अगला सेंसस 2031 में आना है, 2021 बीत चुका है, तो कोई जानकारी किसी को है ही नहीं कि इस देश के भीतर का डाटा क्या है, कितने लोगों की मौत हो जाती है, नहीं पता है। सवाल जन्म दर और मृत्यु दर का नहीं है, प्राकृतिक आपदा से कितने मर जाते हैं, नौकरियां छीनने के बाद कितनों की मौत हो जाती है, नौकरियां छीनने की वजह क्या है। सरकार जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते इस देश को बढ़ाना चाहती है, वो रास्ता इतना घातक तो कहीं नहीं है कि हर किसी को अस्थि प्रभावित घाट हर की पौड़ी पर ले जाकर खड़ा कर दे। हो सकता है सरकार ने आंखें मूंद ली हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो अपने दर्द को ही इस देश का दर्द इसलिए बताना चाहती है क्योंकि वो मान चुकी है कि मैं ही देश हूं। शायद इसीलिए डूबता हुआ पंजाब, भारत के भीतर की तस्वीर, इस दौर में एक दूसरे की मदद के लिए उठते हुए हाथ, वो कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बल्कि चकाचौंध की दुनिया में रहने वाले लोग भी बाहर निकलकर कह रहे हैं मदद कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री इस बात से चिंतित है कि उनकी मां को लेकर गालियां दी गई तो उनकी आंखों में आंसू नहीं तो जुबान तो भर्राई हुई है, और उनको देखकर, चूंकि बिहार में चुनाव होने हैं तो वहां के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस बिहार में, जिस बिहार की आर्थिक परिस्थिति इस देश के भीतर सबसे नीचे है, गरीबी रेखा में सबसे नीचे, हर दूसरा शख्स गरीब, रोजगार है नहीं, सबसे ज्यादा विस्थापित बिहार से ही लोग देश भर में जो मजदूरी के तौर पर काम कर रहे हैं, और बिहारी शब्द राजनीतिक तौर पर कुछ इस तर्ज पर इस्तेमाल करने से इस देश की सियासत चूकती नहीं है, जहां पर हर बिहार के निवासी का या इस देश के भीतर लोगों का दिल भेद कर जाए कि देखिए ऐसी परिस्थिति है। एक क्षण के लिए देखिए जरा पंजाब के हालात, और उसमें पंजाब के लोग, वो चकाचौंध से निकले हुए लोग हैं, वो मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਤੂੜੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਖੜੇ ਕਰੀਏ।
पहाड़ों से खिलवाड़, नदियों से खिलवाड़, पूंजी बनाने के लिए इस देश की जमीन से खिलवाड़ और उसके आश्रय चकाचौंध और दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनने के सपने संजोकर आप कैसे जी सकते हैं और इस देश को कौन सा विजन दे सकते हैं? शायद यह सबसे बड़ा सवाल इस दौर में है। एक क्षण के लिए प्रधानमंत्री को भी जाना चाहिए हर की पौड़ी पर, जहां अस्थि विसर्जित घाट है। समझना चाहिए लोगों को देखकर अलग अलग प्रांतों से लोग यहां पर क्यों आ रहे हैं और उसमें बहुत सारी माओं की मौत भी हुई है। उनके बच्चे हाथों में अस्थियां लिए वहां प्रभावित कर रहे हैं। जाना चाहिए। इस देश की राजनीति ने इस देश को कितना खोखला कर दिया, उसकी तस्वीर आज प्रधानमंत्री के उस भाषण में नजर आई जब यह देश सबसे बुरे हालात में है। हिमाचल में 60 बरस का रिकॉर्ड टूट रहा है। हरियाणा के भीतर पानी विभाजन के दौर की याद दिलाने लगा है। जम्मू कश्मीर के भीतर के हालात जो प्राकृतिक आपदा के साथ आई है, हिमाचल में जिस तरीके से पूरा पहाड़ एक गांव को लील ले जाता है, खत्म कर देता है उस गांव को। कल तक वो गांव था, आज वहां पर धड़कनें बची ही नहीं है। क्या इन परिस्थितियों के बीच इस देश को किसी ऐसे नेता की जरूरत है जिसे यह दिल से महसूस हो रहा हो कि उसे राजनीतिक दलों के मंचों से उनकी मां का नाम लेकर गाली दिया गया और यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और पूरे देश के लोग इसे समझ लें, जान लें? यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें अगर आप आंकड़ों के लिहाज से जो हमारी टीम ने आंकड़े जुटाए हैं, अगर आप उसे परखना शुरू करें तो हो सकता है आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। 3034 करोड़ गुरुग्राम के डेवलपमेंट के लिए। जिन जगहों पर पठानकोट हो, फिरोजपुर हो या 12 जिले जो हम पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, और उसमें अगर हरियाणा के भी आप हिसार, सिरसा, भिवानी, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला सबको मिला दीजिएगा, उत्तराखंड की वो पूरी कतार डेवलपमेंट की जहां से पहाड़ ढह रहे हैं उसको मिला दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के भीतर जो बड़े बड़े मशीन जिस तरीके से पहाड़ों में छेद करते नजर आ रहे हैं, जिन हालातों में कश्मीर को भी आधुनिक बनाने की दिशा में बढ़ने के कदम दिल्ली में प्लानिंग कमीशन तो नहीं बल्कि नीति आयोग लकीरें खींच रहा है, ये तमाम परिस्थितियां आपको दिखाएंगी और अगर नहीं दिखाई देगी तो फिर दिल्ली के भीतर का सच भी उसके साथ जुड़ जाएगा। इस दिल्ली को भी आधुनिक बनाने के लिए क्या क्या हो रहा है। और यमुना का पानी जो दिल्ली में एक वक्त एक लकीर की तरह चलता है गर्मियों के महीने में, आज उसके उफान को भी आप रोक पा नहीं रहे हैं। उसका उफान सड़कों पर आ गया है, दिल्ली की सड़कों पर है। क्यों? क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जिन राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं, पंजाब, हिमाचल, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और चाहे तो दिल्ली भी जोड़ दीजिए, आपको जानकर हैरत होगी सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बीते 5 बरस में इन जगहों पर जहां जहां तबाही का मंजर इस देश के भीतर नजर आ रहा है, और उसमें आपको बिहार भी जोड़ देना चाहिए जो हर वक्त कोसी के जरिए नजर आता था, लेकिन इस समय जो हालात हैं वहां के, अगर उसको भी आप जोड़ दीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी। इन 5 सालों में 20 लाख करोड़ से ज्यादा सिर्फ उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया गया जिससे कि ऐसी परिस्थिति ना आए, और यह परिस्थिति बढ़ती चली गई। और इस 20 लाख करोड़ की एवज में जो जमीनों की कीमत थी और उस जमीनों के मुनाफे की कीमत थी, उन मुनाफों के आश्रय जो कुछ खड़ा किया गया, उसका जो आकलन था उसको 3 हिस्से में समझ लीजिए। अगर 2 लाख करोड़ खर्च किए गए तो उसके आश्रय 20 लाख करोड़ रुपए बनाने की कोशिश शुरू हुई। उस 20 लाख करोड़ के आश्रय जो तकरीबन 30 से 40 लाख लोग उस दायरे में सिमट के आए, जिनके पास गाड़ी है, जिन्हें घर चाहिए, जो कंक्रीट का जंगल पसंद करते हैं, उनकी आवाजाही होती है, जो होटलिंग का प्रोसेस है, जो पूरे टूरिज्म का प्रोसेस है, जो नदी को बांध पाने की क्षमता रखने वाले कंक्रीट की दीवार खड़ा करने की सोच है, वो पार्लियामेंट से शुरू होती है, वो
सांसदों से शुरू होती है, कैबिनेट मिनिस्टर से शुरू होती है और निचली पायदान तक पहुंचते पहुंचते उस दरवाजे की चौखट पर चली जाती है जहां पर रोटी नहीं वो अपनी जमीन बेच देगा अगर उसकी जमीन की कीमत उसको दुगनी मिल जाए तो। सब कुछ बिक रहा है, इसीलिए हर की पौड़ी के अस्थि प्रभावित घाट पर एक शख्स ने कहा, अब उत्तराचल नहीं बचा। पैसा है तो सब कुछ आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और ऐसे मौके पर इस देश के इन हालातों के बीच प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं और उनके कहते वक्त जब बिहार के प्रदेशक की आंखों से आंसू टपकते हैं, रुआसे हो जाते हैं, जो स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है, हो सकता है ऐसे मौके पर आप भी निशब्द हो जाएं। ऐसी स्थिति। गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा। उन्होंने उसके बेटे की पीड़ा ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। याद है, बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। इस देश में गरीबी की कोई लकीर नहीं है और आप खींच भी नहीं सकते हैं। जब आप गरीबी रेखा से नीचे कहते हैं तो हो सकता है आपके जहन में IMF और वर्ल्ड बैंक का वो आंकड़ा रेंग रहा हो कि इतनी कमाई होती है या नहीं होती है। $1 मिलता है, $2 मिलता है, $3 मिलता है। जी नहीं, इस देश की कमाई दिल्ली जैसी जगह में भी, गाजीपुर में जो कूड़े का पहाड़ है उसमें भी चुनते बुनते हुए लोग भी नजर आते हैं। और जो कूड़ा घर से हर सुबह उठाया जाता है, वहां पर जो खाना फेंका जाता है उसको भी खाते हुए आप देख सकते हैं इस देश की गरीबी का आलम। सड़कों पर बिछे हुए रॉड्स जो कि सड़कों को ढकते हैं, उसकी भी चोरी होती है। क्यों? कोई पैमाना नहीं है गरीबी का। और इस सरकार ने इस दौर में पता लगने ही नहीं दिया। यह पूरा देश सिर्फ इतना जानता है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता है और उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो हर महीने 5 किलो अनाज खरीद सकें हर व्यक्ति, तो उन्हें अनाज मुफ्त में दे दिया जाता है। 140 करोड़ लोगों का यह देश 2011 में जब सेंसस हुआ था उस समय 120 करोड़ 121 करोड़ लोगों का यह देश था, यानी 19 करोड़ तो बढ़ चुके हैं। इन बढ़े हुए लोगों में सिर्फ रईस हैं या 19 करोड़ शामिल हुए। और इस दौर में इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों ने जितना विपन्न बनाया, दूसरी तरफ भारत की राजनीति उतनी ही रईस हुई। कोविड काल का दर्द आपको याद है, मरते हुए लोगों को आपको याद आ रहा है। उसी वक्त हजारों करोड़ का सेंट्रल विस्ता बन रहा था, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री की जिद थी अब नई इमारत में संसद सजेगी। हजारों करोड़ रुपए उसमें डाले गए। उसी दौर में PM केयर बना। इस दौर के कॉरपोरेट्स, अंतर्राष्ट्रीय इंडस्ट्रियलिस्ट, इस देश के सरकारी कर्मचारी, जिसके पास कुछ भी काम था उससे कुछ पैसा लिया गया। यानी एक पूरा नेक्सस तैयार कर दिया गया सिस्टम के लिहाज से, कोई कुछ कहे ही नहीं। और एक ही शख्स, वही देश, एक ही शख्स, देश की मां, उनकी मां। और इसी परिस्थिति में पूरे देश के भीतर की उन परिस्थितियों को जानने समझने के लिए इस देश के भीतर बहुत सारे घाट हैं, बहुत सारी जगहें हैं। घाट ना भी हो, अलग अलग जगहों पर अस्थियों को प्रभावित करने की व्यवस्था भी है। और नहीं व्यवस्था है तो खुली जमीन है नदियों के किनारे। जिस
राग को लगाकर ये सरकार चलती है, उस राग में 1947 के बाद 100 बरस पूरे होने पर एक विकसित भारत का सपना है। अगले 5 सालों में तीसरे नंबर की इकोनॉमी है, सब कुछ है पूंजी के साथ, लेकिन जमीन नहीं है जहां पर इस देश के लोग सांस लेते वक्त यह सोचकर सांस ले पाएं कि वो सुरक्षित हैं। उनकी जमीन कोई खरीदेगा नहीं, उन्हें कोई लालच देकर उनको घर से बेदखल नहीं करेगा। उनके इर्द गिर्द के पेड़, पहाड़, नदी सब कुछ सुरक्षित रहेंगे। उनकी नौकरियां और उससे बड़ी हुई इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी पटरी पर चलेगी। लेकिन यह सब इस दौर में गायब है क्योंकि प्रधानमंत्री रो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।